हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्लास 11th-12th टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास 11th-12 जो कि इम्पॉर्टेंट होगा या ये हेल्पफुल होगा जिनके लिए जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, या जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा टारगेट ऑडियंस वो भी होगी जो कि गेट प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो गेट, एक्सेल, लाइफ साइंसेस या कोई और लाइफ साइंसेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि जहाँ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्लास 11th-12th का जो सिलेबस है वो मोर देन सफिशिएंट है इस तरह के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, जहाँ पे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो जनरल बायोटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें या कोई भी बायोटेक या लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन जो BSc एमएससी लेवल पे होता है जहाँ पर केमिस्ट्री आता है, तो वो 11th-12th का अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक से स्टार्ट करें। अच्छा, मेरे ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैंने 11th-12th के ही टॉपिक को मोस्टली डिस्कस किया, जो कि मोस्टली सफिशिएंट आपने देखा होगा गेट के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, उससे जो क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ सिलेबस जो उसके हायर लेवल का पढ़ना है, लेकिन उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है कि आप BSc केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आज का सेशन नंबर फर्स्ट होगा, जो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पर मैं NCERT को फॉलो करूँगा, लेकिन थोड़ा सा वे ऑफ टेकिंग द लेक्चर थोड़ा सा अलग होगा। मैं कुछ टॉपिक को पहले कर रहा हूँ जो कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा समझने में ईजी होगा। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखें, इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ये 1815 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो सारे केमिस्ट्री को इंक्लूड करता है, इंक्लूड ऑल दोज केमिस्ट्री ऑफ compound which is synthesized by living organism only। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर इनको सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि इनको लगता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एक सुपर नेचर पावर है जिसको वाइटल फोर्स भी बोला इन्होंने, और उसी के बेसिस पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि सम सुपर नेचुरल पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब और लैब और आर्टिफिशियल वे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनके अकॉर्डिंग या ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी synthesized by या by artificial way। आर्टिफिशियल वे का यहाँ क्या मतलब है कि लैब के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, या ह्यूमन से, ह्यूमन इसको सिंथेसिस नहीं कर सकते टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पर बाय आर्टिफिशियल वे। तो अब हम लोग आते हैं कि इस थ्योरी, ये थ्योरी चला स्ट्रॉन्ग, ये थ्योरी चला अप टू 1815 से लेकर 1800 ऑलमोस्ट 28 तक, 13 साल। इस थ्योरी को सबसे बड़ा ब्लो मिला, या फिर कह सकते हो इसको डिस्प्रूव किया इस थ्योरी को। वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज डिस्प्रूव, या कह सकते हैं मेजर ब्लो कब मिला, इन 1828, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था F. वोलर, भाई F. वोलर। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। तो इन्होंने, या केमिस्ट कह सकते हैं, इन्होंने क्या बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है यहाँ पर नेचर, यानी बहुत सारे केमिस्ट्री या केमिकल या मॉलिक्यूल या कंपाउंड सिंथेसाइज बाय नेचर। तो नेचर में कौन आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, एनिमल या प्लांट, तो उन्हीं के बॉडी के अंदर ही बन सकता है। तो ऐसा कहना था बर्जीलियस का। लेकिन वोलर ने बताया कि नहीं, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है यूरिया, और यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्यों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहना ज़्यादा सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो यूरिया है ये ह्यूमन के अंदर बनता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। जो बायो के स्टूडेंट हो गए वो समझ सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में हमारे बॉडी के अंदर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये तो ह्यूमन सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इसको इन्होंने बना दिया एक सबस्ट्रेट से जो कि कंप्लीटली इनऑर्गेनिक था, और उस सबस्ट्रेट का नाम है NH4CNO, जिसका पूरा नाम हम लोग लिख सकते हैं एमोनियम साइनेट। ठीक है, जो कंप्लीटली क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये बनाया इन्होंने इसको हीट करके लैब के अंदर। तो ये टेस्ट के अंदर में आर्टिफिशियल वैसे बना दिया, ये मेजर ग्रो था। और तब लोगों ने ये बोला कि अच्छा ये NH4 जो सी हो है, ये अमोनियम साइनेट है, हो सकता है ये मॉलिक्यूल बना हो इनऑर्गेनिक से। तो इसको भी NH4CNO को भी इन्होंने बना दिया किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, बाय अनदर रिएक्शन जिसको यूज करके NH अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनाइड, जो कि इटसेल्फ क्या है, कंप्लीटली इनऑर्गेनिक, जिसको हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये है पोटेशियम साइनेट।
तो पूरा का पूरा अगर रिएक्शन में लिखो तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि NH4Cl प्लस KClO फर्स्ट स्टेप में ये क्या बन रहा है, NH4ClO प्लस KCl। ये फर्दर क्या होगा, फर्दर इसको अगर हीट करें तो इसका रीअरेंजमेंट होकर NH2CONH2 बनेगा, जो कि बेसिकली है यूरिया। ठीक है, और यूरिया ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड है, और मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ कंपाउंड लिखना चाहिए, कंपाउंड। और ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे क्या बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का सिंथेसिस हो सकता है विदाउट यूजिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक मेजर ग्रोथ था। उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, जिनका नाम है कोल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1845 में सिंथेसाइज्ड अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मीथेन एंड एसिटिक एसिड, इसका सिंथेसिस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, या कह सकते हो कि वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गया, रिजेक्टेड हो गया, और लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया डिफिनेशन दिया। और वो डिफिनेशन है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जहाँ पे भी जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन वहाँ रहेगा ही। तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को यहाँ शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यूरिफिकेशन में दो तरीके का है, एक है बाई फिजिकल मेथड, और दूसरा जो है वो है बाई केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ जो पूछेगा आपको वो है फिजिकल मेथड से, और तो केमिकल मेथड को भी हम लोग 2-3 देखेंगे। चलिए तो अभी शुरू करते हैं यहाँ पर, कौन सा, फिजिकल मेथड। तो हेडिंग लगाते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग दूसरे इम्प्योरिटीज या दूसरे अनवांटेड, नॉन डिजायरेबल, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे तरीके हैं, इसमें बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन पहला तरीके को डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम लोग करते क्या है कि स्पेसिफिक, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, OM का मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में होगा डिजॉल्व, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, कोई एड्सॉर्बेंट ऐड करते हैं, ठीक है। एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है, जो कि रिमूव करे सॉल्वेंट को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा, और प्रेसिपिटेट करने के बाद में ये क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ऑल्दो दिस इज नॉट दैट इजी, बट लेकिन मैं यहाँ से तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर प्यूरिफाई करते हैं। तो रिमेनिंग जो अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है, या फिर हो सकता है वो अदर ऑर्गेनिक मैटर, वो स्टिल रिमेन डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अभी भी डिजॉल्व है, तो उसको अगर निकालना है तो और ज़्यादा एड्सॉर्बेंट डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्लोली क्या करते हैं, स्लोली ये एड्सॉर्बेंट को ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो आ जाएगा बाहर की तरफ। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं कहूँगा शुगर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम salt impurity by addition of इथेनॉल या अल्कोहल। तो अल्कोहल को डालकर हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर को अलग कर रहे हैं, किससे, सॉल्ट इम्प्योरिटी से। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है नैप्थलीन का। तो थोड़ा सा एग्जांपल के ऊपर में हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से एग्जाम में इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, नैप्थलीन एंड पैंथेलिक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग हॉट वाटर। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल यहाँ क्या हो सकता है कि जो, अच्छा, कौन जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा, जो कि लेस सॉल्युबल होगा वो जल्दी सेपरेट आएगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये लेस जो भी पहले प्रेसिपिटेट आया वो फर्स्ट सेपरेट आउट कौन होगा, जो लेस सॉल्युबल होगा, और बाद में कौन आएगा, जो कि स्टिल सॉल्युबल है। तो ये समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखूँ कि सोडियम सल्फेट एंड N2Cr2O4, ये O7, तो इन दोनों को सेपरेट करना है। तो ये क्या है, मोर सॉल्युबल है,
ये स्टील क्या रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये क्या है लेस सॉल्युबल, तो इसको हम लोग इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं KClO3 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, इसको सेपरेट कर दी जो कि लेस सॉल्युबल है, फ्रॉम किससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम KCl से जो कि मोर सॉल्युबल है किसमें वाटर में। तो अब कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं तो सॉल्ट क्या करेगा वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये KCl जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा तो सेपरेट आउट जल्दी होगा, सेपरेट आउट ये वाला प्रेसिपिटेट करेगा, एरो नीचे प्रेसिपिटेट होगा, ये सेपरेट आउट होगा फर्स्ट, और ये स्टील सॉल्युबल है, ये लेटर ऑन में सेपरेट होगा, या फिर स्टील किस में रहेगा, स्टील इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझा, तो यहाँ पर मैंने पहला क्रिस्टलाइजेशन बताया। अब आ रहे हैं दूसरा प्रोसेस, सेकेंड तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वे क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which we are interested will be heated, ये हीट करेंगे so that it form gas, डायरेक्टली ये सॉलिड से किस में गैस में कन्वर्ट करेगा, which is an other impurity or the other unwanted compound remain in सॉलिड स्टेट। जैसे मैंने प्यूरिफाई किया है सॉलिड स्टेट में जहाँ पर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि ये x है, ये y है, ये z है, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, x में इंटरेस्टेड हूँ। तो x में इसको जब हीट करेंगे तो ये सब्लिमेशन में क्या होगा कि सब्लिमेशन दो सब्सटेंसेस जहाँ पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सबसे पहले वोलेटाइल होकर आगे की तरफ जाएगा, और ये बाकी हो सकता है कि लेस वोलेटाइल है तो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में करेंगे तो ये स्टील क्या है अभी सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं कि आगे तरफ जा रहा है तो इसको कलेक्टर में डालकर इसको सेपरेट आउट करेंगे, सेपरेट आउट, और इसको फिर से लिक्विड या आइस पर रख देंगे तो फिर से ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉलिड में। तो पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करके इसको सेपरेट आउट कर लिया, लेकिन बाकी इम्प्योरिटीज अभी भी सॉलिड स्टेट में है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है नैपथलीन जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन, इंडिगो, ठीक है, कैम्फर, इस तरह के मॉलिक्यूल कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं सब्लिमेशन। ये समझा, सब्लिमेशन पूछेगा किस तरह के कंपाउंड को हम लोग सेपरेट करते हैं। अब आ रहे हैं थर्ड नंबर सब्लिमेशन के बाद में, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मैं बार बार मॉलिक्यूल यूज करते रहा हूँ कंपाउंड की जगह पे, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर dissolved in solvent, but their solubility is different in this solvent। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, दो तरह के, एक हो सकता है ये रेड वाला और दूसरा वाला है ये ग्रीन कलर वाला, लेकिन हो सकता है कि एक मोर सॉल्युबल हो सकता है ग्रीन वाला मोर सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, और ये रेड वाला लेस सॉल्युबल है, लेकिन इतना भी ये लेस सॉल्युबल नहीं कि इसे प्रेसिपिटेट हो जाए, तो सेपरेट आउट करते हैं, फिर सेपरेशन को करते हैं, तो इसलिए फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे दोनों सॉल्युबल फॉर्म है, लेकिन एक लेस सॉल्युबल एक मोर सॉल्युबल है। तो हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि इस सॉल्वेंट के अंदर हम लोग अनदर सॉल्वेंट डालते हैं, अनदर सॉल्वेंट। तो इस सॉल्वेंट से क्या होगा कि जब ये यहाँ जाके मिक्स होगा इस सॉल्वेंट में, तो हो सकता है कि ये जो लेस सॉल्युबल था इसके अंदर, वो इसके अंदर अब चला जाए, सॉल्युबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाए, और ये स्टिल लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इस ब्लैक वाले सॉल्वेंट में। यानी जब दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो ये मोर सॉल्युबल हो जाए, लेस सॉल्युबल वाला मोर सॉल्युबल हो जाए, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है, और ये मोर सॉल्युबल इसी फॉर्म में, इस ये वाला सॉल्वेंट फर्स्ट नहीं रहे। अब सो ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद में दोनों इमिसिबल रहेगा, इमिसिबल का मतलब कि दोनों यहाँ पर दोनों सॉल्वेंट क्या होने चाहिए, बोथ सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है कि वो मिक्स नहीं होंगे, मिक्सचर नॉट मिक्स टुगेदर। अगर दोनों मिक्स हो गए तो फिर सेपरेशन करना होगा, यानी थोड़ी देर के बाद में इसको शेक करेंगे तो ये एक अलग लेयर फॉर्म करेगा। जैसे मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि इसके ऊपर जब मैं किया तो ये वाला नीचे की तरफ आ गया शेकिंग करने के बाद, और ये वाला जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ आ गया, और अब ये जो मोर सॉल्युबल है वो ये नीचे की तरफ है ब्लैक वाले में, और ये जो रेड वाला है ये इसमें सॉल्युबल होकर इधर आ गया। अब इसको मैं सेपरेट आउट कर दूँगा, पाइपेट आउट करके इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गए। ये खासकर हम लोग करते हैं, अगर मैं लाइफ साइंसेस या बायोलॉजिकल टॉप में बात करूँ लाइफ साइंसेस में, तो डीएनए का सेपरेशन इसी तरीके से करते हैं। डीएनए सेपरेटेड कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटीन एंड आरएनए यूजिंग दिस फेनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिक्सचर, ठीक है। तो एक एग्जांपल यही हो गया, डीएनए सेपरेशन फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन यूजिंग क्लोरोफॉर्म फिनॉल प्रोपाइल अल्कोहल को यूज करते हैं, तो उसको सेपरेशन में डीएनए सेपरेट आउट हो जाएगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है,
बेंजोइक एसिड सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। जो बेंजोइक एसिड किसमें डिसॉल्व हो सकता है? वाटर में, बट मुझे बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना है वाटर से, तो कैसे क्या करेंगे? बाय एडिशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन नॉन पोलर है, सॉरी ये नॉन पोलर है और ये क्या है? पोलर। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो बेंजोइक एसिड मोर सॉल्युबल किसमें हो जाएगा? मोर सॉल्युबल है ये बेंजीन में, और लेस सॉल्युबल किसमें था? लेस सॉल्युबल था वाटर में। तो होप सो ये समझा। ये बेस्ट एग्जांपल है कि बेंजोइक एसिड को वाटर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय एडिशन ऑफ बेंजीन इन द वाटर। और दोनों मिक्स भी नहीं होगा क्योंकि नॉन पोलर है, पोलर है, दोनों अलग सेपरेट होकर फेस फॉर्म करेंगे। ऊपर की तरफ में कौन आ जाएगा? बेंजीन, क्योंकि वो नॉन पोलर है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं, ये एक एग्जांपल हम लोगों ने समझा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझा। अब आ रहे हैं फोर्थ नंबर, ये शायद मेरे को फोर्थ नंबर होगा, और फोर्थ नंबर में हम लोग बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या, यहाँ पर टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम solvent using their difference in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इन दोनों मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को हम लोग सेपरेट करते हैं। किसमें? जो कि डिजॉल्व है कॉमन सॉल्वेंट में। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पर मैं ले लूँ एक टोल्यूइन, टोल्यूइन और दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं? हेक्सेन। एक पहला एग्जांपल। अब टोल्यूइन और हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट पर यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम ग्रेटर देन 40 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, 40 केल्विन से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छे से सेपरेशन होगा, जितना कम डिफरेंस होगा उतना ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, बाय सेपरेशन डिफिकल्ट होगा सेपरेशन करने। जैसे समझते हैं, टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट होता है यहाँ पर 384 केल्विन, और इससे ऑलमोस्ट 40 कम होता है, 342 केल्विन का अराउंड होता है हेक्सेन का। और ये दोनों सॉल्युबल है किसमें? सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, जैसे ईथर, ईथर भी सॉल्युबल है। अब मुझे अलग अलग करना है तो क्या करूँगा? मैं इनको बॉयल करूँगा। तो जब बॉयल करूँगा, जैसे ये कॉमन टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर कॉमन सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर मैं टोल्यूइन को दिखा रहा हूँ किससे? ग्रीन कलर से, और हेक्सेन को दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर से। ठीक है, ये है, तो ये है हेक्सेन और ये ग्रीन कलर वाला है ट्यूलिन। तो अब जब इसको बॉयल करेंगे, इसको यहाँ पर सपोज ये बर्नर लगाकर हम लोगों ने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया। तो ये बॉयल जब होगा तो ये सबसे पहले गैस फॉर्म में इसको, अच्छा इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग कनेक्टर से एक कनेक्ट कर देंगे दूसरे एक कंटेनर में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या किस फॉर्म कहाँ रखेंगे? आइस के ऊपर, सपोज आइस के ऊपर है। ठीक है, तो इसका 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब जैसे ही बॉयल करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो 342 पहले रीच हो जाएगा केल्विन। यहाँ पर कौन गैस फॉर्म करेगा? ये हेक्सेन विल बॉयल फर्स्ट, और बॉयल फर्स्ट करने के बाद में ये किस में आ जाएगा? गैस फॉर्म में। और गैस फॉर्म होने की वजह से अब ये जो हेक्सेन है, जो ब्लैक कलर था, वो गैस फॉर्म में आकर ये आगे चलेगा। और 342 है तो 350 पर रखेंगे, तो 350 है, अगर यहाँ पर कट ऑफ कितना रख देंगे? 350 कर देंगे, तो 384 लिक्विड स्टेट में रहेगा क्योंकि 350 ही 384 पे बॉयल होगा। लेकिन 350 340 से ज़्यादा है तो ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, और ये गैस फॉर्म में करेक्टर से यहाँ करेक्ट होकर अब जैसे ये गैस फॉर्म यहाँ पर 0 डिग्री पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। होप सो समझा। और ये हेक्सेन यहाँ आ जाएगा और ट्यूलिन यही रह जाएगा, रिमेनिंग दिस ट्यूब ओनली। होप सो ये समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। इसको हम लोग अल्कोहल को भी कॉन्सेंट्रेट करने में यूज करते हैं, यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल। अल्कोहल का परसेंटेज इंक्रीज करें, जैसे बियर या वाइन, इसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज होता है 3 to 6% होता है, और इसमें 9 to 12% होता है। लेकिन मुझे बनाना है सपोज वोडका या ब्रांडी या रम या विस्की, तो इनका जो है, इनका 40% से ज़्यादा है। किसी में 70% है, किसी में 60% है, किसी में 40% है, किसी में 50% है। तो इसको कैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ये अल्कोहल है वो सॉल्युबल किसमें? वाटर में, और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पर, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 50 डिग्री 60 डिग्री पर बॉयल करेंगे ताकि अल्कोहल वेपराइज करके दूसरे में कलेक्ट हो जाए और वाटर स्टिल लिक्विड स्टेट में, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का इंक्रीज हो जाएगा। होप सो ये समझा। यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल है, दूसरा हम लोग अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करने में यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या? बेंजीन को सेपरेट करने में। बेंजीन इज सेपरेटेड फ्रॉम इससे यहाँ पर एनिलीन। इसमें तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बेंजीन का है 353 केल्विन और एनिलीन का कितना है? 457 केल्विन। तो ये तो ऑलमोस्ट 100 केल्विन का डिफरेंस है। जितना ज़्यादा केल्विन डिफरेंस होगा उतना सेपरेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या इसमें समझना है? मोर द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
more will be separation, ये separation will be excellent, ये good। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, सिंपल डिस्टिलेशन समझा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पर तो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस अगर बात कर रहे हैं कि 40 केल्विन से ज़्यादा है तब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्निक को। लेकिन अगर हो सकता है दिमाग में 10 केल्विन हो तो 10 केल्विन तो बहुत नैरो डिफरेंस है, तब कैसे कर सकते हैं? तब उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनदर मेथड, साथ ही फिफ्थ नंबर होगा, फिफ्थ नंबर, हाँ फिफ्थ नंबर जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन व्हेन देयर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी नैरो, जैसे 10 केल्विन या उससे लेस है, ठीक है, तब हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल है, ये इसको भी वैसे ही करते हैं। जैसे सपोज ये एक बीकर मैंने लिया, इसके अंदर कॉमन सॉल्वेंट है और इसमें 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत नैरो है, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो एक मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक कंपाउंड और ये वाला जो है दूसरा वाला वो है बी, इसका जो टेम्परेचर वो 317 केल्विन है और इसका मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, इसका है 310 केल्विन। तो क्या करेंगे, जल्दी कौन होगा, लाइक 310, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे, सपोज ये बर्नर है और ये बर्नर को जब हीट कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं, तो 310 और 317 के बीच में रुकना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत नैरो डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट तो करेंगे, इसको एक चैम्बर को इनक्लोज करेंगे और इसको एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस ट्यूब को हम लोग बहुत ज़्यादा जिग जैग कर देंगे, जिग जैग बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से। और अब इसको कलेक्ट करेंगे यहाँ पर किसी कंटेनर में, जो कि अगेन कहाँ रखा रहेगा, आइस के ऊपर, ठीक है, ये आइस के ऊपर 0 डिग्री पर मेंटेन। तब जैसे ही बॉयल करेंगे तो सबसे पहले कौन बॉयल होगा, गैस फॉर्म में कौन आएगा, ये आएगा ए वाला, तो ए आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन कट ऑफ डिसाइड नहीं हो रहा तो थोड़ा ये आगे जाएगा, आगे की तरफ ये मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर ये इसके पीछे की तरफ में हो सकता है मिक्सिंग हो जाए किसका, ये बी वाले का। लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वो सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आगे जाएगा, तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, तो ये गैस फॉर्म में जल्दी रहेगा। इसके पीछे कौन रहेगा, इसके पीछे ये रेड वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ जो कलेक्ट करेंगे, हो सकता है इनिशियल के 10 मिनट में सिर्फ हम लोग कट ऑफ करके इसको कलेक्ट करके क्लोज कर दें, इस एक्सपेरिमेंट को टर्न ऑफ कर दें, तो सिर्फ यहाँ पे कौन रहेगा, ए वाला। क्यों, क्योंकि यही आगे चल रहा था, अभी पीछे से आ रहा है बी वाला, लेकिन तब तक इसको आने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 20 मिनट लगे। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कट ऑफ कर दिया या टर्न ऑफ कर दिया, तो सिर्फ कौन मिलेगा, जो आगे चल रहा है, और आगे चल रहा है कौन, ए वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, किसमें यूज़ करते हैं इस तरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये करते हैं हम लोग फ्रूट जूस बनाने की कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग पेट्रोलियम डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पर अलग अलग हम लोग कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल टार एंड अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका सेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो बहुत ही नैरो है, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 6th नंबर। 6 नंबर में क्या आएगा, 6 नंबर में आएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन करेंगे। अब सवाल ये होता है कि इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी। समटाइम क्या होता है, इट इज यूज्ड इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर बॉइलिंग लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन या फ्रेगमेंटेशन, वो ब्रेक कर जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग या एट हाई टेम्परेचर, फ्रेगमेंटेशन एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर जैसे ही करें वो ब्रेक कर जाए, वो डिसोसिएट हो जाए, डिसइंटीग्रेट कर जाए, फ्रेगमेंट कर जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तब बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग डन एट रिड्यूस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर करने से क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर करने से ये होगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को देखा गया है कि नॉर्मली बॉयल एट कितने पे बॉयल करता है, ये 250 में, 250 सेंटीग्रेड पर एट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया 760 मिलीमीटर। तो 760 मिलीमीटर या 1 एटमॉस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये कितना टेम्परेचर बॉयल करता है, 250 पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विथ सम परसेंटेज गेट फ्रेगमेंटेड या डिसोसिएट कर जाता है। ये सही नहीं है,
कि अगर ग्लिसरॉल को हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं विद अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड हो गया या डिसोसिएट कर गया दिस टेम्परेचर, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको रिड्यूस प्रेशर कर देते हैं। तो रिड्यूस प्रेशर करेंगे तो कितने पे करते हैं, सपोज इसको मैंने 760 को कर दिया 12 मिलीमीटर प्रेशर, ये तो मिलीमीटर mm कर दिया, तो इसका रिड्यूस प्रेशर हो गया। तो रिड्यूस प्रेशर से अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या होगा, बॉयल कर जाएगा, बॉयल एट 180 डिग्री विदाउट फ्रेगमेंटेशन या डिसोसिएशन। तो मुझे क्या मिला, मुझे प्योर ग्लिसरॉल मिल गया विदाउट डिसोसिएशन। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ा, रिड्यूस बॉइलिंग एट रिड्यूस प्रेशर। बाकी टेक्निक जो है वो मैंने पहले बता दिया है कि कैसे करेंगे, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर यही है, लेकिन बस एक्सपेरिमेंट करेंगे रिड्यूस प्रेशर में। ठीक है, ये समझा। इसके लिए करते हैं ग्लिसरॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके अलावा किसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल जो फ्रूट जूस था, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट एट रिड्यूस प्रेशर इन शुगर रिफाइनरी या फूड इंडस्ट्री, इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन कि डिस्टिलेशन अंडर स्टीम। स्टीम के अंदर करते हैं डिस्टिलेशन, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। यहाँ पर सम टाइम क्या होता है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व व्हेन स्टीम इज पास। तो जब स्टीम पास करते हैं तभी वो डिसॉल्व होता है, अदरवाइज वो बॉयल करने पर हो सकता है फ्रेगमेंटेड हो जाए या डिसॉल्व ना हो। तो कब डिसॉल्व होगा, जब स्टीम पास करेंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे कि अदर जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगा, इम्प्योरिटी विल रिमेन इन सॉलिड या अनडिसॉल्व फॉर्म। तो अब आए 8th नंबर। 8 नंबर कौन सा है, 8 इज एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है, दैट मिक्सचर whose boiling point remain same even after addition of impurities या other organic compound। जैसे अगर मैं ये बोलूँ, जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, इसमें इथेनॉल के साथ में इसका कंटामिनेशन है वाटर का, तो ये कितना है, ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है 95.87%। तो वाटर कितना होगा, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो गया 4.13%। तब भी इसका वाटर के मिक्सिंग के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी भी कितना है, ये है 78.13। ठीक है, जो क्लोज बाई 100% इथेनॉल का भी है। तो वाटर डालने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, तब फिर इस वाटर को कैसे हटाएंगे और इथेनॉल को कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि इसमें अब ये सॉल्वेंट 1 है, क्योंकि इथेनॉल भी क्या लिक्विड है, सॉल्वेंट 1, इथेनॉल वाटर भी क्या है, सॉल्वेंट 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्वेंट 3 ऐड करेंगे, सॉल्वेंट 3। वो सॉल्वेंट 3 क्या हो सकता है, ये सॉल्वेंट हो सकता है 3 बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं इवन ग्लिसरॉल। तो कुछ भी हम लोग ने सॉल्वेंट ऐड किया, तो सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, ये थर्ड सॉल्वेंट ऐड करने से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड कर रहे हो, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज होगा पार्शियल प्रेशर, तो हम लोग को मालूम है कि या तो ये अर्ली बॉयल करेगा वन कंपोनेंट, तो वन सॉल्वेंट कैन बॉयल अर्ली बॉयल, और अदर क्या रहेगा, अदर बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो ये जो अर्ली बॉयल किया, इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने इस बेंजीन को ऐड कर दिया, सपोज ये बेंजीन को ऐड कर दिया, तो बेंजीन क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा। ठीक है, डिप्रेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस 78.13 वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, जो कि इथेनॉल का है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी भी क्या है 100 डिग्री, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, इजिली सेपरेटेड आउट हो गया। होप सो ये समझा। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, वी ऐड solvent third so that partial pressure of any specific solvent will either decrease or increase while partial pressure of another solvent remain same।
यानी एक का ये क्या होगा कि किसी एक का अगर मैं सॉल्वेंट 3 को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसी एक सॉल्वेंट का इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है कि आपने क्या ऐड किया। जैसे ग्लिसरॉल ऐड किया तो वो इंक्रीज करा देगा, या बेंजीन ऐड किया तो वो डिक्रीज करा देगा। ठीक है। और दूसरे सॉल्वेंट का जो दूसरा सॉल्वेंट है वो उसका पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। तो जब ये सेम रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, रिमेन सेम। लेकिन इस वाले सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अब अगर डिक्रीज कर गया तो ये फर्स्ट सेपरेट आउट हो जाएगा, और अगर ये इंक्रीज कर गया तो सेकेंड वाला सॉल्वेंट जो कांस्टेंट है उससे ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया तो ये सेपरेट हो जाएगा। अब सो ये समझा। ठीक, इसको बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें कैसे करते हैं ये भी समझा, कोई थर्ड सॉल्वेंट का इंटरफेरेंस की वजह से। अब आते हैं जो मोस्ट कॉमन है, लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज है। ये गिवन बाय इन्होंने दिया, गिवन बाय एक रशियन बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट जिनका नाम था टेस्वेट। कब, 1906 में टेस्वेट इन्होंने दिया। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन इंटरैक्शन विद स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, अब क्या है स्टेशनरी फेस हम लोग देखेंगे। स्टेशनरी फेस सो दैट सेपरेशन कैन बी डन। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक ये सॉलिड या लिक्विड, ये क्या है स्टेशनरी फेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ये है स्टेशनरी फेस। या इसी को दूसरा हम लोग कह सकते हैं इमोबाइल फेस। ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डीप करते हैं। किसके, कहाँ डीप करेंगे, एक हम लोग कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में इसको हम लोग रखेंगे, इस कंटेनर में इसको रखेंगे। सपोज ये कंटेनर है और हम लोग को जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना उसको सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म होगा, तो इसको इससे टच करा देते हैं। ठीक है। अब ये क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा बाय एक्शन ऑफ कैपिलरी। जैसे ये सपोज स्टेशनरी फेस है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिलिका जेल या फिर पेपर, वॉटमैन पेपर को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लिक्विड फेस है इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस, क्योंकि यही मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे मोबाइल फेस। और ये क्या होगा, लिक्विड। तो अब इसमें लिक्विड और इसी में है डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको सेपरेट करना है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्लोरोफिल का सेपरेशन यूजिंग मैंगो लीफ एक्सट्रैक्ट मेथड, जो क्लास 11 के एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंगो लीफ को लिया, अब इस मैंगो लीफ के अंदर बहुत सारे क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ये सब है। तो इनको सेपरेट करना है। तो इसको हम लोग लीफ को लेकर क्या करते हैं, ईथर में क्रश करते हैं, और इसको लिक्विड को क्या करेंगे, इस लिक्विड को यहाँ पर स्पॉट करते हैं। अब उसको जब यहाँ पर इस स्पॉट करने के बाद में इसको यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट में रखते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन और वाटर। तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जाएगा तो क्या करेगा, इसको सेपरेट आउट करता चला जाएगा। कैसे सेपरेट आउट करेगा, बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर वेट वो मूव करेगा, तो जो ज़्यादा हेवी होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, जो कम लाइटर वेट होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बॉटम की तरफ होगा, एट बॉटम, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम एब्जॉर्प्शन एट टॉप पोजीशन, टॉप पे। तो ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, नीचे की तरफ। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके कुछ टाइप हैं। जैसे टाइप पहला है कौन सा, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता दिया। अब यहाँ पर मोबाइल और इमोबाइल फेस है। मोबाइल फेस में यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्या, मोबाइल फेस में हम लोग रखते हैं लिक्विड, और स्टेशनरी या इमोबाइल फेस में हम लोग रखेंगे सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलिका जेल, ऐसा या एल्यूमिना या MgO का सॉल्यूशन बनाकर इसके ऊपर टेस्ट करते हैं, और मतलब किसी ग्लास के सरफेस पे हम लोग पोर कर देंगे लिक्विड को, और वो थोड़ी देर के बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो स्टेशनरी की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरा हो सकता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और तीसरा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। और गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, इमोबाइल फेस क्या होता है, इमोबाइल फेस होगा या तो सॉलिड या तो लिक्विड, लेकिन मोबाइल फेस हमेशा क्या होगा, गैस, और इसलिए इसका नाम पड़ गया गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं हम लोग
क्लोरोफिल सेपरेशन के लिए या फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट के सेपरेशन के लिए। यहाँ लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल पूछ देता है, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, अमाइनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट। ये इसी के साथ में फिजिकल मेथड कंप्लीट हो गया। तो फिजिकल मेथड में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहला देखा यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा देखा यहाँ पर सब्लिमेशन, तीसरा देखा डिस्टिलेशन नहीं, डिफरेंशियल सॉल्युबलाइजेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। उसके बाद चौथा देखा सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद पांचवा देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद 6 नंबर पे देखा डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, और उसके बाद 7 नंबर पे क्या देखा? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, और 8 नंबर पे देखा क्रोमेटोग्राफी। अब केमिकल मेथड, केमिकल वे ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग NaOH और KOH। क्या होता है? फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव टू NaOH, फिनॉल रिएक्ट वेरी फास्ट, हाईली रिएक्टिव टू NaOH और KOH। तो अगर दूसरा कुछ इम्प्योरिटीज है फिनॉल के साथ में और मैंने NaOH ऐड किया तो वो फिनॉल बाकी मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये रिएक्ट किया क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत फास्ट है, तो NaOH के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेनॉइड, which can be separated from other impurity। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वन। एमाइन्स आर हाईली soluble in dilute HCl and hence can be separated। तो अगर मुझे एमाइन्स को निकालना है तो वहाँ पे हम लोग क्या डालूंगा? डाइल्यूट HCl। लास्ट एग्जाम्पल क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैन बी separated from rest of compound by addition of ether, and carbohydrate remains insoluble in ether, and carbohydrate remain insoluble in ether। so rest impurities क्या होगा? वो soluble हो जाएंगे and hence can be separated, वो सेपरेटेड हो जाएगा। तो आपसे ये भी समझते हैं, ये 4 जो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया उससे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से आता है? फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वांटिफिकेशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आज का सेशन बस यहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।